सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक दुनिया समानांतर, जो ये किताब आपको दिख रही होगी, राजेंद्र यादव जी के द्वारा इसकी भूमिका लिखी गई है। कहानियाँ राजेंद्र यादव जी की ही नहीं है, कहानियाँ कई अन्य लेखकों की भी है इसके अंतर्गत। राजेंद्र यादव जी की तो कहानी है ही है, टूटना, जो उनकी एक सर्वप्रमुख कहानी है, सर्वप्रसिद्ध कहानी है, वो इसके अंतर्गत संकलित की गई है। लेकिन साथ ही कई अन्य लोगों की भी, अन्य लेखकों की भी कहानियाँ इसके अंतर्गत है। तो देखिए, ये जो शीर्षक है एक दुनिया समानांतर, ये जो पुस्तक है वो नई कहानी दौर से जुड़ती हुई नज़र आती है। अब नई कहानी देखेंगे हम कि नई कहानी क्या है। ये एक कंसेप्ट वीडियो होने जा रहा है। आज इसमें हम किसी कहानी का जिक्र नहीं करेंगे, कहानी का कंसेप्ट नहीं समझेंगे, वो हम कल देख लेंगे। किसी एक अन्य कहानी को, कहानी का कोई भी जो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी होगी उसका कंसेप्ट समझने की कल कोशिश करेंगे। आज ये समझते हैं कि नई कहानी दौर आखिरकार है क्या। देखिए, जो प्रेम मंजूषा हमने पिछले कुछ दिनों में हमने जो डिस्कशन किया था प्रेम मंजूषा का, उसमें जो बहुत ही प्रमुख कहानियाँ थी उसका डिस्कशन हमने कर लिया था, कंसेप्ट डिस्कशन कर लिया था। उसके पश्चात अब ज़्यादा प्रमुख कहानियाँ नहीं थी प्रेम मंजूषा के अंतर्गत, लेकिन प्लीज़ आप फिर भी पढ़ लीजिएगा सारी की सारी कहानियों को, क्योंकि यूपीएससी का एक नया ट्रेंड ऐसा आ गया है कि वो जो ऑलरेडी बहुत प्रमुख कहानियाँ या बहुत बार उससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जैसे सदगति हो गई, कफन हो गई, तो अब वो उनमें से प्रश्न नहीं उठा रहा है। वो जो नई कहानियाँ जो बच गई है प्रेम मंजूषा के अंतर्गत, उनमें से क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज़ आप सारी कहानियाँ ठीक ठाक तरीके से पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा। अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो नई कहानी दौर से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं उससे हम समझने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये है क्या, क्यों इसे नई कहानी कहा जा रहा है या नई कहानी का दौर है। देखिए, जो नई कहानी का दौर है वो वर्ष 1951 से लेकर 61 तक के दशक को कहा जाता है। तो आखिरकार इस दौर को क्यों नई कहानी कहा जा रहा है या नई कहानी दौर क्यों माना जा रहा है इसे। देखिए, इसके पीछे कुछ कारण है। सर्वप्रथम यदि आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर दौर के अंतर्गत, क्योंकि हमें स्वतंत्रता ऑलरेडी मिल चुकी थी, इंडिपेंडेंट हम हो चुके थे, हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था, तो इस दशक में जो आशाएं थी कि स्वतंत्रता के पश्चात हमें कुछ चीज़ें प्राप्त होगी, कई चीज़ें मिलेगी, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आ रही थी। वो स्वप्न पूरे नहीं हो रहे थे और इसके चलते आज़ादी से एक मोह भंग होता हुआ नज़र आ रहा था इस काल में। उसी के साथ साथ शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा था, तीव्रता से बढ़ रहा था शहरीकरण। मध्य वर्ग भी बहुत ही तीव्रता से बढ़ रहा था। जो महिलाओं की शिक्षा थी वो भी देखी जा रही थी समाज में, महिलाओं को भी बेहतर शिक्षा मिलना शुरू हो गई थी। ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ही सुधार हो गया था, लेकिन फिर भी महिलाएं अब शिक्षित होते हुए नज़र आ रही थी इस दशक में। इसी तरीके से इस काल के अंतर्गत आपको ये देखने मिलेगा कि पारिवारिक टूटन या पारिवारिक जो बिखराव था, जो बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज, वो बढ़ रही थी। और ऐसी यदि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे तो इसी दशक के अंतर्गत जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, विशेषकर फ्रांस, वहाँ पर न्यू स्टोरी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो ये सभी के सभी घटनाक्रम साहित्य के अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं और इसी से जन्म लेती है नई कहानी का दौर, जो कि ये दौर है 1951 से 61। तो आखिरकार इस कहानी के दौर में क्या चीज़ें सामने आते हुए नज़र आती है। तो देखिए, इसमें कुछ विशेष चीज़ों या महत्वपूर्ण पॉइंट्स का उल्लेख करना यहाँ बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो जो भी कहानियाँ इस दौर में लिखी गई उसे किसी कल्पना पर नहीं लिखा गया, कल्पना शामिल नहीं थी, वास्तविक जो अनुभव था वो शामिल था। तो ये समझने की कोशिश कीजिए जो पहले की कहानियाँ थी उसमें क्या रहता था। कहानियों में कहीं ना कहीं कल्पना जुड़ते हुए नजर आती थी पिछली कहानियों में, इस कहानी के दौर से पहले की जो कहानियाँ थी। लेकिन यहाँ पर अब क्या था, यहाँ पर वास्तविक जो अनुभव था वो नजर आ रहा था। इसी तरीके से कहानियों के अंतर्गत जो चरित्र हैं, कहानियों के जो चरित्र हैं उनमें वे अच्छे या बुरे वर्ग से नजर नहीं आते थे, उनमें दोनों का ही मिश्रण था। यदि आप प्रेमचंद की कोई भी कहानी उठा के देखेंगे तो उसमें आपको यह नजर आएगा कि जो चरित्र होते हैं वो या तो वो वर्गगत होते हैं, या तो वो अच्छे होंगे, गुड होंगे, या तो वो बैड होंगे।
उनमें दोनों का मिश्रण नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ की जो कहानियों के चरित्र हैं उनमें दोनों का ही मिश्रण है, गुड व बैड दोनों ही उसमें आपको नजर आएंगे। इसी तरीके से भोगा हुआ यथार्थ वो यहाँ की सच्चाई है, वो इस कहानियों में शामिल किया गया। जो भोगा हुआ यथार्थ होता है यानी जो खुद आपने भोगा है वो आपको इस कहानी के अंतर्गत नजर आएगा। इसी तरीके से जो चरित्र हैं, जो उन चरित्रों के जो मध्य रिश्ते होते हैं उनके वास्तविक सत्य या स्वाभाविक सत्य को दर्शाने की कोशिश की गई है। नग्न सत्य ये टर्म यूज़ किया राजेंद्र यादव जी ने अपने आमुख में, या फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। उसके अंतर्गत राजेंद्र यादव जी ने ये वर्ड यूज़ किया है कि नग्न सत्य को दर्शाना है चरित्रों के रिश्तों के मध्य। यदि दो भाई हैं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, यदि दो भाई हैं तो ज़रूरी नहीं है दोनों भाइयों के बीच में राम लक्ष्मण जैसे ही रिश्ते हों, हो सकता है उनमें जलन की भावना भी पनपती हो, तो वो दिखाना ज़रूरी है। ये इस कहानी के दौर में ये चीज़ें सामने आई। उसी तरीके से जो कहानी के अंतर्गत समस्याएं दर्शाई जा रही हैं, ज़रूरी ये नहीं है कि कहानी के अंत तक वो समस्याओं का हल हो ही जाए। राजेंद्र यादव जी का ये मानना था क्योंकि जिस तरीके से जीवन में, वास्तविक जीवन में समस्याओं का अंत नहीं होता, उसी तरीके से कहानियों में भी समस्याओं का अंत नहीं होना चाहिए। तो आप ये पाएंगे कि जब आप ये कहानियाँ पढ़ते रहेंगे तो कहानी का अंत हो जाएगा, लेकिन जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है, और ऐसे में आप थोड़े से असमंजस में आ जाएंगे। पढ़ते हुए जब कहानी ख़त्म हो जाएगी तो आपको लगेगा कुछ ना कुछ अधूरा छूट गया है, अधूरापन सा है, कहानी कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक आपके मन में कहानियों को लेकर यही कंसेप्ट होगा कि कहानियों की हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए, या एटलीस्ट एक एंडिंग तो हो, भले वो हैप्पी नहीं हो, चलो चलिए बुरी एंडिंग ही हो, लेकिन एंडिंग हो। आपके मन में अभी तक कहानियों को लेकर ये धारणा बनी होगी, लेकिन जब आप ये बुक पढ़ने जाएंगे, ये कहानियाँ पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहानी बिल्कुल चलते चलते मध्य में ही ख़त्म हो जाती है। उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है जो उस कहानी के चरित्र हैं। ऐसा वास्तविक जीवन में भी आपने अनुभव किया होगा, क्योंकि आपकी समस्या कभी ख़त्म नहीं होती, समस्या जैसी है वैसी की वैसी बनी ही रहती है। और इसी तरीके से यदि आप इस कहानी का शिल्प देखेंगे तो शिल्प के अंतर्गत जो कथानक है, कथानक यानी कि जो स्टोरी है वो टूटते हुए नज़र आती है। कथानक का टूटना यहाँ पर नज़र आता है, कथानक टूटते हैं, चारित्रिक टूटन नज़र आता है। ये जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको अपने आंसर्स में जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आंसर्स बहुत ही बेहतरीन हो गए हैं। जब आप ऐसे टर्म्स, नई कहानी के दौर की यदि कोई प्रश्न आता है, कहानियों पर कोई प्रश्न आता है, इस प्रकार के टर्म्स यूज़ करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपको ये दौर की चीज़ें ठीक ठाक तरीके से पता है। कथानक टूटता है, चारित्रिक टूटन होता है, इसी तरीके से व्यक्तित्व विखंडन होता है। पारिवारिक बिखराव नजर आता है, व्यक्तित्व विखंडन है, चारित्रिक टूटन है, आत्मनिर्वासन है, लघु मानववाद की एक भावना यहाँ पर नजर आती है। इसी तरीके से विरोधाभास शैली का भी शिल्प के अंतर्गत प्रयोग होता है। हम देखेंगे जिस तरीके से हम अगले कुछ सेशंस में इन नई कहानियों में से कुछ प्रमुख कहानियों का डिस्कशन करेंगे, तो हम देखेंगे किस तरीके से कहानियों का कथानक टूटता है, चरित्र टूटते हुए नजर आते हैं। तो आज का ये कंसेप्ट डिस्कशन यहीं तक था। आपको ये चीज़ समझ में आनी ज़रूरी थी कि आखिरकार ये नई कहानियाँ किस प्रकार की हैं, ताकि जो फ्रेशर्स हैं एटलीस्ट वो स्टार्ट कर सके इन कहानियों को पढ़ना। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो आज का क्वेश्चन था कि राजेंद्र यादव की कहानियों की विशेषताएं बताइए। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं मिला है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन अवेलेबल होगा। ये सिविल सर्विस मेंस एग्जाम 2015 के अंतर्गत पूछा गया था। तो देखिए इस उत्तर को किस प्रकार से आपको लिखना है, हम उसकी स्ट्रैटेजी या उसकी रणनीति देखते हैं कि उत्तर को ऐसे इसमें किस तरीके से लिखा जाए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको भूमिका देनी पड़ेगी, या इंट्रोडक्शन जिसे बोलते हैं। इस भूमिका के अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो राजेंद्र यादव जी की कहानियों पर यह प्रश्न पूछा गया, तो आप राजेंद्र यादव जी के बारे में बताएं कि किस तरीके से राजेंद्र यादव जी को
नई कहानियों के शिखर शिखर पुरुष के रूप में देखा जाता है, या फिर नई कहानियों के प्रेरणा स्रोत के रूप में राजेंद्र यादव जी हमेशा याद रखे जाते हैं। और साहित्य में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कीर्तिमान स्थापित किया अपनी कहानियों के माध्यम से, विशेषकर नई कहानियों के दौर के अंतर्गत। तो आप कुछ इस तरीके से भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं, या आप सीधा एक काम कर सकते हैं, जब आप ये कहानी पढ़ेंगे, नई कहानियाँ एक दुनिया समानांतर जो पुस्तक है आप वो पढ़ेंगे, तो उसके आमुख को आप ज़रूर पढ़िए। उसके आमुख में राजेंद्र यादव जी ने कुछ पंक्तियों का इस्तेमाल किया है। आप वो पंक्तियाँ हूबहू लिख सकते हैं यहाँ पर इस उत्तर के अंतर्गत, कि राजेंद्र यादव जी आखिरकार चाहते क्या है नई कहानियों से, या नई कहानियों के दौर में लिखी जाने वाली कहानियों से। उनका मानना था, जैसे मैं ये पंक्ति यहाँ पर लेता हूँ, उनका ये मानना था कि जो वर्तमान समय में जो नई पीढ़ी है वो प्रत्येक उस नैतिक मूल्यों को तोड़ देना चाहती है या ठोकर मार देना चाहती है जिससे हमेशा उसे बहलाया या फुसलाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप इस उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। उसके पश्चात आप भूमिका के पश्चात अब जब मुख्य भाग में आएंगे या मेन बॉडी के अंतर्गत आएंगे, तो वहाँ पर बताइए राजेंद्र यादव जी की कहानियों की विशेषताएं बताइए। तो आप ये बता सकते हैं कि राजेंद्र यादव जी की जो कहानी है उसकी प्रथम विशेषता ये है कि वो अनुभव पर आधारित है, ना कि कल्पना पर। यहाँ पर आप ये बता सकते हैं। दूसरा आप बता सकते हैं कि भोगे वो यथार्थ पर ही राजेंद्र यादव जी की कहानी आधारित होती है। तीसरा आप बता सकते हैं कि इनके कहानियों के जो चरित्र होते हैं वो वर्गगत नहीं है, जैसे प्रेमचंद की कहानियों में। यहाँ पर आप प्रेमचंद की कहानियों से इनकी तुलना करवाइए कि प्रेमचंद की कहानियों में जहाँ चरित्र वर्गगत नजर आते हैं, राजेंद्र यादव जी की कहानियों में चरित्रों में अच्छे व बुरे दोनों का ही सम्मिश्रण पाया जाता है। उसी तरीके से आप ये भी बताइए कि जो चरित्रों के मध्य जो रिश्ते हैं उनमें नग्न सत्य को दिखाया जाता है, जो वास्तविक यथार्थ है उसे दिखाया जाता है। तो चरित्रों के मध्य जो रिश्ते हैं उनकी सच्चाइयों को दिखाने पर बल है। इसी तरीके से समस्याओं का अंत नहीं होता, ये दर्शाइए कहानियों में समस्याएं जस की तस बनी हुई है। और साथ ही जो शिल्प है उस पर थोड़ी सी टिप्पणी कीजिए, किस तरीके से राजेंद्र यादव जी प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, विरोधाभास शैली का प्रयोग करते हैं, उनका कथानक टूटता हुआ नजर आता है। कुछ इस तरीके से बताइए। अब कुछ प्रमुख कहानियां मैं जैसे बता रहा हूँ आपको राजेंद्र यादव जी की। टूटना एक प्रसिद्ध कहानी है उनकी। इसका हम कल या नेक्स्ट आने वाले वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि क्या इसका कंसेप्ट है टूटना का, क्योंकि एक बहुत ही प्रमुख कहानी है। दूसरी उनकी प्रमुख कहानी है नन्हे नन्हे ताजमहल। तीसरी प्रमुख कहानी है खेल खिलौने। तो ऐसी कुछ 4-5 कहानियों का नाम आप याद कर लीजिएगा। ये 3 कहानियाँ मैं बता दिया हूँ आपको, मैंने बता दिया इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत। ऐसी प्रकार से कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं, आपको ज़्यादा नहीं, आपके पास एटलीस्ट 3 से 5 कहानियों का एक 3 से 5 कहानियाँ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए कि कौन कौन सी कहानियाँ राजेंद्र यादव जी ने लिखी, ताकि यदि इस प्रकार के कोई प्रश्न आएंगे तो आप उसको बेहतर रूप से डील कर सकें। और आपको बस यहाँ पर बस अब उदाहरण देते जाना है। जैसे टूटना के अंतर्गत आप बताएंगे कि किस तरीके से राजेंद्र यादव जी ने वास्तविक सच को दिखाने की कोशिश की है, कल्पना पर आधारित नहीं। क्योंकि इस प्रकार के जो बेमेल विवाह है, प्रेम के अंतर्गत बेमेल विवाह है, वो देखने के लिए मिलता है। ये हम कल देखेंगे इसका कंसेप्ट कि क्या कहा गया है टूटना में। इसी तरीके से चरित्रों की वास्तविक सच्चाई को दिखाया गया है नन्हे नन्हे ताजमहल में। खेल खिलौने में राजेंद्र यादव जी ये दर्शाते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को वर्तमान समय में भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भले ही महिलाएं बेहद ही अधिक पढ़ी लिखी हैं, उसके पश्चात भी महिलाओं को कई तरीकों से समस्याओं को झेलना पड़ता है। कई प्रकार की उन्हें चिंताएं उनके आसपास ग्रसित होती है। तो आप इस तरीके की चीज़ें बता सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इसके साथ आपको प्रासंगिकता दिखानी है कि या तो आप कंक्लूजन में बता दीजिए कि किस प्रकार से ये प्रासंगिक हैं वर्तमान समय में भी। नई कहानियाँ राजेंद्र यादव जी की जो धारणाएं हैं, आप बता सकते हैं कि मध्य वर्ग आज भी इसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, जैसे कि चारित्रिक टूटन आज भी मध्य वर्ग में देखा जा सकता है, या व्यक्तित्व विखंडन से मध्य वर्ग आज भी ग्रसित है। साथ ही जो पारिवारिक बिखराव है वह आज भी नज़र आते हैं। डाइवोर्स रेट्स आप बता सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से तलाक के कुछ आंकड़े जो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप दर्शा सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से राजेंद्र यादव जी आज भी वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं, ये दर्शाते हुए आप इसका कंक्लूजन कर सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि उत्तर का अप्रोच किस प्रकार से होगा। हो सकता है कि आपके पास इससे बेहतर अप्रोच हो, बिल्कुल आप उसे फॉलो कीजिए, लेकिन ये सारे डायमेंशंस आने ज़रूरी है। तो यदि कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।